अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं बिलाल ज़फ़र और आपसे मुखातिब हूं ओंटारियो कनाडा से। परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी कनाडा में घरों से मुतल्लिक, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे हमारे घर की बेल बजी तो एक रियल्टर की थी और उनसे मैंने इंफॉर्मेशन ली कि अगर एक टाउन हाउस लेना हो, प्री कंस्ट्रक्शन टाउन हाउस जो भी बन रहा है और 1 साल बाद उसकी डिलीवरी होगी तब उसमें मूव इन किया जा सकता है, तो कितनी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और कितनी माहाना इकसात होंगी। तो उसके बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी। मैंने बताया था कि 1 साल था हमें डाउन पेमेंट पे करने के लिए और वो रियल्टर हमें एडवाइस कर रही थी कि आप कम से कम 10% डाउन पेमेंट करेंगे तो आपकी फिर भी कुछ कम मॉर्गेज बनेगी एज़ अपोज टू 5%, वरना 5% पर भी आप शुरू तो कर ही सकते हैं, लेकिन 10% से शुरू करेंगे तो थोड़ी आपकी मॉर्गेज कम बनेगी। लेकिन मैंने उस वीडियो में एक्सप्रेस किया था कि कैसे बहुत ही मुश्किल काम है कनाडा में घर लेना, पैसे होते हुए भी अगर आपके पास डाउन पेमेंट है तब भी ये इतनी बड़ी कमिटमेंट है और पूरी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ की किस्तें भरते रहना पड़ता है और आपको ज़हनी तौर पर कमिटेड रहना पड़ता है और इंसान टेंस भी होता है कि हर महीने कैसे कम से कम $3500 की किस्त निकाले खाली घर के लिए और बाकी अखराजात उसके अलावा अज़ीं होंगे। तो मैंने बताया था कि कैसे ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में ये फ़ैसला लेना कि इंसान इतनी बड़ी कमिटमेंट में पड़ जाए। तो एक मुझे कमेंट आया कि आप बड़ा सोचो, अल्लाह ताला बड़ा देगा। यानी आप अगर ऐसा घर लेते हो जिसकी 3500 आपने मॉर्गेज पे करनी है, तो कौन सा आपको सारे पैसे पे करने हैं। आप उसकी बेसमेंट लगा दो किराए पर, 1800 आपको बेसमेंट से आ जाएगा और आप दो 1700 और 1700 में आप पूरे घर के मज़े लो, साथ में अपनी इक्विटी भी बिल्ड करो, फ़ायदा है तुम्हारा। तुम ऐसे ही उदास हो रहे हो और इस तरह से सोच रहे हो कि ये तो बहुत बड़ी कमिटमेंट है और मैं कभी नहीं कर पाऊँगा या मुझे इसमें कभी नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं उसी के बारे में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि क्या ये रियल है, क्या ये ऐसे किया जा सकता है कि इंसान एक ऐसा घर ले जिसकी 3500 मॉर्गेज बनती हो तो एक बेसमेंट लगा दे वो 1800 पर और ख़ुद उसके 1700 पर मंथ पे करे। तो क्या इस तरह से काम चल सकता है। तो आज की वीडियो इसी बारे में है और आपको बहुत ही रियलिस्टिक एनालिसिस मिलेगा। आपको कनाडा पहुंचने से पहले अगर आप सोचते हैं कि आप फ्यूचर में कनाडा आएंगे तो आपको यहाँ पर पहुँचने से भी पहले यहाँ की एक हकीकी पिक्चर मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू बाइंग प्रॉपर्टी एंड ऑनिंग अ हाउस। आपको पता चलेगा कि आपके लिए है या नहीं। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस घर की मैं ज़िक्र कर रहा था उस वीडियो में, वो एक डिटैच्ड हाउस नहीं था बल्कि एक टाउन हाउस था। टाउन हाउस की जब हम बात करते हैं तो टाउन हाउस वो होता है जो एक ही हॉरिजॉन्टल बड़ी लंबी सी बिल्डिंग लग रही होती है और उसमें अलग अलग यूनिट्स होते हैं जिनकी दीवारें एडजेसेंट मिली हुई होती हैं। मतलब वो डिटैच्ड हाउसेस नहीं होते। हाँ, अपने आप में एक पूरा वो यूनिट होता है अलग थलग, लेकिन उसके राइट एंड लेफ़्ट वॉल्स हैं वो साथ वाले टाउन हाउस के साथ मिली हुई होती हैं। इस तरह से होता है। और दूसरी एक चीज़ ये होती है कि जब आप टाउन हाउसेस ख़रीदते हैं तो उनकी बेसमेंट्स बनी हुई नहीं होती, इन द सेंस के ऐसी नहीं होती जिनको आप किराए पर चढ़ा सकें। अब वो जो हज़रत मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके कह रहे थे कि 1800 पर तो तुम्हारी बेसमेंट लग जाएगी, तो तुमने सिर्फ अपने तरफ से 1700 देने होंगे। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि 1800 मैं दे रहा हूँ अपनी बेसमेंट का और मैं जिस बेसमेंट में रहता हूँ वो एक डिटैच्ड होम की बेसमेंट है और वो बेसमेंट भी शुरू से बनी हुई नहीं थी। मतलब हमारे लैंडलॉर्ड ने जब वो घर लिया था तो वो बेसमेंट नहीं बनी हुई थी। वो बेसमेंट उन्होंने ख़ुद बनाई और उस बेसमेंट को बनाने में उनके तकरीबन $1 लाख लगे। $1 लाख अपने आप में एक ठीक ठाक एक्सपेंस है और $1 लाख की जब हम बात करते हैं तो वो आज से 2 साल पहले बनी थी। मतलब जब हम इसमें शिफ्ट हुए थे आज से 1.5 साल पहले, तो इस बेसमेंट को बने हुए कोई 2 महीने हुए थे। तो मतलब कि आज से तकरीबन 2 साल पहले तक का रेट था कि उतनी सी बेसमेंट जो पाकिस्तानी मरलों के हिसाब से अगर आपको समझाने के लिए मैं बात करूं तो समझ लें कि
कोई 4 मरले या 3.5 मरले तक का रकबा होगा कवर्ड एरिया। तो उस पर वो बेसमेंट बनी हुई है, जिसको बनाने में $1 लाख उनके लगे थे उस वक्त। तो आप सोचें कि वक्त के साथ जैसे जैसे इन्फ्लेशन हुई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हुआ है और प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग बढ़ गई है। तो अब तो आप वैसी बेसमेंट बनाएं तो हो सकता है कि आपके कम से कम $1,40,000 उसमें लगेंगे बेसमेंट बनाने में। तो मैं बात कर रहा था बने बनाए टाउन हाउसेस की, कि टाउन हाउस मिल रहा था जिसकी वो बता रही थी कि आप 10% डाउन पेमेंट कर दो, 1 साल में आपको $80,000 देने हैं। 15,000 आप अभी दो, 15 आपने हर 2 महीने के बाद देने होंगे, तो तकरीबन 1 साल में आपके ये 80,000 पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद जो बैलेंस के आपके हैं, क्योंकि 80,000 विल बी 10% ऑफ द टोटल अमाउंट, दैट विल बी 800,000। तो बाकी के जो आपके होंगे 720,000 वो आपको देने के लिए 30 साल का अरसा मिलेगा, जिसमें आपको पर मंथ तकरीबन 3,500 मॉर्गेज देनी होगी। अब आप सोचें कि एक टाउन हाउस में, तो क्या एक डिटैच्ड हाउस भी जब आप नया बना हुआ लेते हैं तो उसमें भी बेसमेंट बनी हुई नहीं होती, सिर्फ एक 4 दीवारी होती है और उसके बीच में बीचों बीच एक बॉयलर लगा होता है और पाइप्स लगे होते हैं जो मैकेनिकल एंड एचवैक सिस्टम्स होते हैं, मतलब कुछ घर को ठंडा गर्म करने के लिए जितना निज़ाम होता है वो सारा नीचे मैकेनिकल रूम में होता है। मैंने अक्सर अपनी बेसमेंट का मैकेनिकल रूम भी दिखाया हुआ है पिछली वीडियोज़ में, कि वो किस तरह का दिखता है और उसमें क्या क्या इक्विपमेंट होता है और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। अगर आप देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर ही आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो जब आप डिटैच्ड होम भी लेते हैं तो बस वो सेंटर में इक्विपमेंट होता है और खुली फिरने टुरने की जगह होती है, और ना किचन बना होता है, ना बेडरूम बना होता है, ना वॉशरूम बना होता है। नीचे ड्रेनेज सिस्टम होता है कि बाद में अगर कोई बनाना चाहे तो बना सके, लेकिन बना हुआ नहीं आता, उस पर आपको खुद अरेंज करने होते हैं हैंडीमैन या सब कॉन्ट्रैक्टर, और उस पर आपको पैसे लगाने होते हैं, तब आपकी बेसमेंट बनती है और फिर आप उसको किराए पर लगा सकते हैं, पहली बात। और ये भी मैं बात करूँ डिटैच्ड होम की। लाइकवाइज जो टाउन हाउसेज़ हैं उनकी भी कोई बेसमेंट बनी हुई नहीं होती। तो अगर मैं ऐसा टाउन हाउस लेता भी हूँ तो उसकी बेसमेंट बनाने में मुझे तकरीबन $140,000 देने पड़ेंगे। और दूसरी ये चीज़ कि वो तो रही बात की बात, जब मैं अपने हाथ आ जाएगा टाउन हाउस, उसके बाद मैं फिर उसको बनाऊँगा तो वो कितने अरसे में बनेगा, पहले परमिट्स एंड लाइसेंसेस भी लेने होते हैं, फिर कोई ट्रस्ट वर्दी सब कॉन्ट्रैक्टर भी ढूंढना होता है जो आपका काम अच्छे से कर दे, तो उसमें अलग से वक्त लगेगा और उसके लिए अलग से आपको उतनी पेमेंट भी दरकार है। जो बंदा डाउन पेमेंट देने में 1 साल लगा रहा है, आप सोचें 80,000 देने में, उसके पास कहाँ से 140,000 अप फ्रंट होंगे पॉकेट में कि वो घर में मूव इन करते साथ अपनी बेसमेंट बनाने लग पड़ेगा। तो वो पैसे जमा करने में अलग वक्त लगेगा, हो सकता है 10 साल का अरसा लगे, 15 साल का अरसा लगे, तो तब तक तो वैसे भी आपको अपने पल्ले से ही देना है। तो ये सोचना कि ऐसी किसी प्रॉपर्टी में आप मूव इन कर जाएं तो आपने 1700 देना होगा, 1800 की आपकी बेसमेंट लग जाएगी, तो ये ख्याली पुलाव पकाने वाली बात है। तो इवन बियॉन्ड द फोर्सिएबल फ्यूचर आपको अपने पॉकेट से ही पे करना पड़ेगा। तो कम से कम कितनी सैलरी हो, एक फैमिली की एनुअल इनकम कितनी हो, तब वो मैनेज कर सकते हैं कि कम से कम $3,500 साइड पर कर सकें। और याद रहे ये जो 3,500 है, ये एक मैं टाउन हाउस की बात आपको कर रहा हूँ, और वो भी तब के साथ जब आपने तकरीबन 10% डाउन पेमेंट की हुई है। तो इतने पैसे साइड पर करने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप और आपके बीवी दोनों मिल के कमा रहे हों तकरीबन $150,000 एनुअली। तब ऐसा मुमकिन है कि पैसे कट कट आके आपके पास इतने बन जाएं कि आप अपना घर भी चला लेंगे और आप साथ में मॉर्गेज भी पे कर पाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आपकी एनुअल इनकम इतनी होती है कि आपकी फैमिली जो मिलकर कमा रही हैं एक $150,000 हो, तो आपका चाइल्ड बेनिफिट भी काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि चाइल्ड बेनिफिट बस इसीलिए नहीं मिला करता कि आपके चिल्ड्रन हैं, चाइल्ड बेनिफिट उन फैमिलीज़ को मिला करता है जो एक सर्टेन अमाउंट से कम कमा रही होती हैं, ताकि उनको एट पार लाया जा सके और उनके लिए भी मुमकिन बनाया जा सके कि वो इस महंगाई के दौर में कम से कम कुछ हद तक चीज़ें अफोर्ड कर सके, उनकी अफोर्डेबिलिटी, उनकी बाइंग पावर थोड़ी सी बनाई जा सके, इसलिए उनको चाइल्ड बेनिफिट दिया जाता है। तो जब आपकी कंबाइंड फैमिली इनकम $150,000 होगी तो आपका चाइल्ड बेनिफिट भी कम होगा, तकरीबन समझ लें कि ना होने के बराबर तक आ जाता है। तो ऐसे में आपको समझ लें कि $150,000 में से ही सारा कुछ करना है। अगर इसको, ये तो मैं आपको एनुअली बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसको मंथ बाय मंथ ब्रेक डाउन करूँ तो ये तकरीबन आपका बन जाता है
8500 कैनेडियन डॉलर्स बन जाएगा पर मंथ। 8500 में से आप जो है 3500 दे देंगे और बाकी 5000 आपका बचेगा। 5000 में से आपका 2000 ग्रोसरी में लग जाएगा और बाकी बचे आपके 3000। तो 3000 में से आपके कार एक्सपेंसेस वगैरह आपके 800 हो जाएंगे और फिर आपके $2200 बच जाएंगे। 2200 में से आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अनफोर्सीन एक्सपेंसेस एंड मेडिकल बिल्स वगैरह मिलाकर तकरीबन आपका पर मंथ 500 वो चला जाएगा। तो हो सकता है आपको महीने के 1700 बल्कि बच भी जाएं और वही 1700 जोड़कर लोग साल में एक दफ़ा अपने मुल्क का चक्कर लगा आते हैं, जबकि उन्होंने यहाँ पर घर भी ख़रीदा हुआ होता है। तो ये मामला होता है। तो मुझे तो बहुत ही मुश्किल लगता है इस तरह की कमिटमेंट में पड़ना। अगर मैं 30 इयर्स के बाद अगर अल्लाह मुझे इस काबिल करे कि मैं पर मंथ देता भी रह सकूँ, उसके बाद मुझे घर वो मिल भी गया, तो मेरी सारी ज़िंदगी तो गुजर चुकी होगी उस घर को पालने में। उसके बाद मेरी हड्डियों में जान नहीं होगी, मेरे अपने अंदर कोई तंदुरुस्ती, कोई चुस्ती मुश्किल ही है हो, कोई ताकत मुश्किल ही है हो। बच्चों की शादियां हो जाती हैं, बच्चे अपने अपने चले जाते हैं, रह जाते हैं घर में आप और आपका जीवन साथी, और उनमें से भी फिर किसी की डेथ हो जाए तो आप अकेले बाँ बाँ करते हुए घर में जो है अल्लाह हू करें। बस ये है 30 इयर्स जो आप इस घर में रहेंगे। आप सोचेंगे अगर आपने महीने के $350 कमाने हैं तो जाहिर है आप इस घर में बैठे नहीं रह सकते। जैसे पाकिस्तान में लोग अपने घर में बैठे हुए होते हैं और पूरी कुंबे में से एक बंदा भी कमा रहा होता है तो बाकी सब बैठकर खा लेते हैं। यहाँ पर तो हर बंदे को निकल कर काम करना पड़ता है। तो जब आप निकलेंगे डेली आपके 8 से 10 घंटे तो जॉब पर गुजर जाएंगे, बचे खुचे आप 3-4 घंटे वापस आकर जो आप नहाएं धोएंगे, खाना शाना खाएंगे, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके बस सो जाएंगे। बस वो करना है आपने इन प्यारे प्यारे घरों में। या वीकेंड होता है सैटरडे संडे, उसमें हो सकता है आप थोड़ा लंबा सो लें, टीवी देखेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, या आप पार्क में निकल आएंगे या आप कहीं घूमने फिरने चले जाएंगे। तो बस ये है आपका उस घर में जो रहना सहना है। उस घर में आप पक्के दिन रात बैठे नहीं रह सकते क्योंकि आपको बाहर निकल कर काम करना है। वो काम नहीं करेंगे तो आप उसकी मॉर्गेज नहीं निकाल पाएंगे, और अगर काम करेंगे तो आप घर में नहीं रह पाएंगे ज़्यादा। तो बस बेसिकली आकर अच्छी नींद लेने के लिए होते हैं ये घर, और आपकी जवानी पूरी चली जाती है इनकी पेमेंट करने में। और उसके बाद कोई कोई होता है जो पहुंचता है मंजिल पर कि अपने घर को फुली पे ऑफ कर पाए, और बाय द टाइम दैट हैपन्स लाइफ हैज़ पास्ड, और बस आप फिर रियलाइज़ करते हैं अच्छा मैं दुनिया में आया था एक घर पालने के लिए। तो बस इसीलिए मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत सख्ती से ताकीद की है कि आपने सूदी चक्रों में नहीं पड़ना। पैसे हैं तो एक बार फुल पेमेंट करके, चाहे गाड़ी है चाहे घर है, जो पसंद आता है आपकी इस्तात के मुताबिक जो आप ले सकते हैं लें, वरना ये सूदी मामलात में ना पड़े। अल्लाह ताला ने तो मुसलमानों को फरमाया है कि आपको ऐसे होना चाहिए कि आप ध्यान आपकी मौत में होना चाहिए कि आपने किसी भी वक्त इस दुनिया से चले जाना है। तो इस दुनिया में इतनी लंबी पखें पाल के आपको क्या देयर इज एन एंड टू एवरीथिंग, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी एक दिन। तो बस ये है, मैं तो यही सोचता हूँ, मेरा तो यही माइंडसेट है। बस जो वक्त गुजरे अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती के साथ गुजारे, अपने अहलो अयाल के साथ आप जो हंसी खुशी आज वक्त गुजार रहे हैं ना, वही सक्सेस है। हर वक्त हमारी ज़िंदगी में हर स्टेज पर हमारे पास कोई ना कोई गोल होता है। आज मुझे ये अचीव करना है, 1 साल बाद मुझे ये अचीव करना है, 2 साल बाद मुझे ये अचीव करना है। और हम सोचते हैं कि जब वो चीज़ें अचीव हो जाएंगी तब हमारी ज़िंदगी में एक्चुअली वैल्यू आएगी, तब वो मौका आएगा कि हम कुछ सेलिब्रेट कर सकेंगे अपनी लाइफ को। लेकिन हकीकत ये है कि यही जो आपकी ज़िंदगी के प्राइम ईयर्स होते हैं 20 to 40, वही आपकी सारी ज़िंदगी होती है जब आपके बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं। क्योंकि आगे जाकर हो सकता है आपके पास पैसा भी आ जाए लेकिन आपकी जवानी चली गई होगी, आपके बच्चे बड़े हो गए होंगे, उनकी मासूमियत काफ़ी हद तक जाती रहेगी, उनकी अपनी ज़िंदगियाँ शुरू हो जाएंगी। ले देकर आपके पास अकेलापन होगा और आप और आपका स्पाउस होंगे, और बस अल्लाह ताला फिर लंबी उम्र दे, एक दूसरे का साथ बनकर, बस यही ज़िंदगी है। लेकिन जो ज़िंदगी इन फुल स्विंग होती है ना, जो ज़िंदगी की रौनक होती है, उसमें चहल पहल, वो सब आपके 20 to 40 ईयर्स की एज में ही है, जब आपकी जवानी भी होती है, आपके बच्चे भी छोटे होते हैं। और अपने हाल को खुश रखें, अपने आप को प्रेजेंटली जितना आप कर सकते हैं, बिकॉज द मोमेंट्स दैट आर गोइंग बाय विल नेवर कम बैक। टुडे इज़ द यंगेस्ट यू आर एवर गोना बी, टुडे इज़ द फ्रीएस्ट मे बी यू विल एवर गोइंग टू बी, अनलेस कि आप ओल्ड एज में चले जाएं। उसके बाद तो फिर फरागत ही फरागत है, और उस वक्त इंसान इतना उकता जाता है फरागत से, कहता है कि यार
किसी काम में तो मैं मसरूफ़ हो जाऊँ। तो बस मैं यही कहूँगा कि कल की ज़्यादा ना फ़िक्र करें, लंबे चक्रों में ना पड़े। जिस रब ने यहाँ तक आपको पाल पोस कर लाया है और आपको इस मुकाम पर पहुँचाया है, वो आगे भी इंशाल्लाह, ये घर आपने ना भी ख़रीदे तब भी आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह अच्छी गुजर जाएगी। तो मैं तो यही सोचता हूँ, आप क्या समझते हैं कि कनाडा में आकर घर ख़रीदना चाहिए या ये मॉर्गेज सिस्टम में पढ़ना चाहिए? आप क्या समझते हैं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैंने तो यही देखा है अपनी ज़िंदगी में कि इंसान इतना कम फहम है और उसको बिल्कुल इल्म नहीं होता कि उसके लिए वाकई में क्या चीज़ अच्छी है और क्या अच्छी नहीं है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जिस चीज़ को हम अपने लिए अच्छा समझ रहे होते हैं और समझते हैं कि ये काम हो गया, ये तो हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई, कुछ अरसे बाद पता चलता है कि वो बहुत बुरी नाकामी थी, बल्कि एक डिज़ास्टर था। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको प्रेजेंटली लग रही होती हैं कि ये तो, आगे जाके आपको पता चलता है कि इसमें मसलहत थी, अल्लाह ने आपकी बेहतरी रखी हुई थी। तो हम ये बात समझने से कासिर हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है हकीकत में और क्या नहीं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा डिसीजन ले लेना, जैसे आप घर ले लें, तो इट्स लाइक गेटिंग मैरिड टू अ प्रॉपर्टी, इट्स लाइक गेटिंग स्टक इन अ प्लेस। देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे घर, खूबसूरत खूबसूरत बने हुए हैं, बाहर प्यारी प्यारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जॉब्स हैं, लगता है बस ज़िंदगी सेट है, यही ज़िंदगी है, यही चाहिए होता है, प्यारा सा घर और अच्छी सी गाड़ी। लेकिन देयर गोज़ अ लॉट इनटू मेंटेनिंग दिस होम्स, इनटू अपने ये जो आप वादा एक करते हैं बैंक के साथ, इस वादे को निभाने में बहुत कुछ लगता है, आपकी ज़िंदगी लग जाती है पूरी पूरी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि घर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और एक घर इंसान के पास होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि अगर एक घर को पे ऑफ करना ही आपकी ज़िंदगी का कुल मकसद बन जाए, तो ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी नहीं है। ये तो फिर भी बस एक एक छोटा छोटा सा घर है, 10 मरले का या 12 मरले का या 14 मरले का, जिसको पे ऑफ करने में ज़िंदगी गुजर जाती है और इंसान समझता है कि बस एक ये घर हाथ आ गया तो हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। आप सोचें वो राजे महाराजे जिनकी सल्तनतें सैकड़ों एकड़ों पर मुहित थीं, बड़े बड़े महल थे और नाम था पूरे बर्रे सगीर में, दुनिया भर में लोग उनको जानते थे, उनको चाहते थे और उनके गर्विदा थे और उनके ज़ेरे असर थे। आज उनकी तस्वीर भी किसी के पास नहीं है, ना कोई उनको जानता है, जहनों में से उनके नकूश मिट चुके हैं और आज उनके महल यही बाकी हैं, लेकिन वो ख़ुद कहाँ हैं, उनकी रूहें कहाँ हैं, क्या वो आखिरत में कामयाब हुए या नहीं, ये रब ही जानता है। इंसान की ज़िंदगी पानी के ऊपर तैरते हुए एक बुलबुले की तरह है, जो कब फट जाए आपको नहीं पता। तो इतने लंबे चक्रों में क्या पड़ना।